नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग CDP का पहला मॉक टेस्ट नंबर 1 करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे जैक सिलेबस के अनुसार 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि हमारे द्वारा CDP का 4500 प्लस का एक क्वेश्चन आंसर बुकलेट तैयार किया गया है, जिसका अभी जो ऑफर प्राइस है मात्र आपको 99 रुपया में आपको मिल जाएगा, जिसमें से जैक सिलेबस के अनुसार कंप्लीट टॉपिक को कवर किया गया है। वहीं अगर आप लोग को ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना है खोरठा पेपर 2 के साथ, तो आप लोग प्ले स्टोर से झार शिक्षा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें इनरोल हो सकते हैं। जिसमें से आपको मिलेंगे 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जिसमें से आपको पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस रहेंगे, वो भी जैक सिलेबस अनुसार के वो टेस्ट जो है पूरा रहेगा। उसमें से एक टेस्ट जो है अभी आपको बिल्कुल फ्री दिया गया है सभी के लिए, तो आप लोग जाके टेस्ट लगा सकते हैं और उसका जो लेवल है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो 4 कथन दिए गए हैं, तो उसमें से कौन सा जो है वो विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है? तो कौन सा करता है? तो इसमें से आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। क्या हो जाएगा? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ये जो है ये विकास के व्यापक आयामों का एक सही क्रम है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। विकास जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया है और इसके 4 मुख्य आयाम हैं। कौन कौन से? तो शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सामाजिक है और संवेगात्मक है। ये सभी एक दूसरे से अंतर संबंधित है। क्या है? ये सभी जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित है और एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसमें क्या याद रखना है एक्स्ट्रा में? यही कि शारीरिक विकास जो होता है वो शरीर के आकार, अनुपात और मांसपेशियों में परिवर्तन को शारीरिक विकास कहते हैं। वहीं संज्ञानात्मक विकास सोचने, तर्क करने और समस्या समाधान की क्षमता को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। वहीं सामाजिक संवेगात्मक यानी दूसरों के साथ संबंध और भावनाओं का प्रबंधन को सामाजिक संवेगात्मक विकास कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार या वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? इन वाइगोत्स्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड? तो किसकी उपेक्षा की जाती है? तो जैविक की उपेक्षा की जाती है। किसकी? तो जैविक, दैट इज बायोलॉजिकल की उपेक्षा की जाती है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। लियो वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, इसमें तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में समाज, संस्कृति और भाषा, किसको? तो समाज, संस्कृति और भाषा को अधिगम का आधार माना। किसका? तो अधिगम का आधार माना है। उन्होंने विकास के जैविक, दैट मीन्स बायोलॉजिकल या आनुवांशिक पहलू पर बहुत कम ध्यान दिया, जबकि पियाजे ने जैविक परिपक्वता को महत्वपूर्ण माना था। इसमें याद क्या रखना है कि ZPD, दैट मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी बच्चा जो खुद करके सीखता है या बच्चा जो खुद कर सकता है और जो मदद से करता है, उसके बीच का अंतर को ZPD कहते हैं। क्या? तो बच्चा जो खुद करता है और जो दूसरे मदद कर देते हैं उसमें के बाद जो सीखता है, तो उसके बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंसेस जो होता है, उसी को बोलते हैं ZPD। और स्कैफोल्डिंग क्या है? यानी वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता को क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग कहते हैं, दैट इज पाड़ कहते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था 11 या 12 वर्ष और उससे ऊपर के आयु वर्ग से संबंधित है? तो कौन सा विकास का सिद्धांत जो है वो 11 से 12 वर्ष और उससे ऊपर की आयु से संबंधित है? तो आंसर हो जाए आपका फॉर्मल ऑपरेशनल
स्टेज। कौन सा? तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हम लोग देखते हैं इसको डायग्राम की मदद से। जो सेंसरी मोटर स्टेज जो होता है वो आपका 0 से 2 वर्ष के बीच होता है। वहीं आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच। वहीं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो होता है 7 से 11 वर्ष के बीच। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वो 11 प्लस से अधिक के लिए होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। 11 या 12 वर्ष से वयस्कता तक की अवधि को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दैट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। इस चरण में बच्चे जो होते हैं वो अमूर्त चिंतन दैट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, निगमनात्मक तर्क दैट इज डिडक्टिव रीजनिंग और परिकल्पनात्मक सोच विकसित कर लेते हैं। क्या क्या? तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को क्या करते हैं? वो परिकल्पनात्मक सोच विकसित कर लेते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं मुख्य पॉइंट। जो संवेदी गामक जो होता है वो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है, जिसमें से वस्तु स्थायित्व जो होता है वो महत्वपूर्ण है। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक जो 2 से 7 वर्ष के बीच होता है, ये अहम केंद्रित होता है। क्या होता है? तो अहम केंद्रित होता है। और थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 11 वर्ष के बीच होता है, जिसमें संरक्षण और वर्गीकरण जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरा अवस्था दैट मीन्स 12 से 18 वर्ष के दौरान प्राथमिक विकासात्मक संघर्ष क्या है? तो एरिक एरिक्सन के अनुसार जो प्राथमिक विकासात्मक संघर्ष है वो क्या है? तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन दैट मीन्स पहचान बनाम भ्रांति। क्या है? तो पहचान बनाम भ्रांति है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। एरिक एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था दैट मीन्स एडोलेसेंस में किशोर अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। यदि वे इसमें सफल होते हैं, यदि किशोर जो होते हैं इसमें सफल होते हैं तो पहचान बनती है, अन्यथा वे भूमिका भ्रांति दैट इज रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि वे कौन हैं और समाज में उनकी जगह क्या है। इसमें 2 पॉइंट याद रखना है कि परिश्रम बनामहीनता दैट इज स्कूल जाने की उम्र जो होती है वह 6 से 12 वर्ष होती है। वहीं घनिष्ठता बनाम अलगाव ये जो होती है युवा वयस्कता में होती है और ये 19 दैट मीन्स 19 से 40 वर्ष के बीच होती है। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू दैट मीन्स आउट ऑफ बॉक्स चिंतन जो है वो किससे संबंधित है? तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन जो है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका अपसारी चिंतन से दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग से ये संबंधित है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स सोच का अर्थ है रचनात्मक और नए विचारों का सृजन। क्या है? तो रचनात्मक और नए विचारों का सृजन। यह अपसारी चिंतन दैट मीन्स डाइवर्जेंट थिंकिंग से जुड़ा है, जहां एक समस्या के कई संभावित समाधान खोजे जाते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो होते हैं वो एक ही समस्या के कई संभावित समाधान दैट मीन्स उसके प्रॉब्लम के आंसर जो होते हैं वो खोजे जाते हैं, मतलब एक ही समस्या के। इसमें याद रखना है आपको अपसारी चिंतन, इसमें केवल एक सही उत्तर होता है। क्या होता है? एक सही उत्तर होता है किसमें? तो अभिसारी चिंतन में एक ही उत्तर होता है सही, जैसे गणित के सवाल में, जैसे 2 + 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। वहीं सृजनात्मक दैट मीन्स क्रिएटिविटी में इसके 4 तत्व हैं दैट मीन्स पहला है प्रवाह, दूसरा है लचीलापन दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, तीसरा है मौलिकता दैट इज ओरिजिनलिटी एंड चौथा है विस्तारण दैट इज एलेबोरेशन। क्या है? एलेबोरेशन दैट इज फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलेबोरेशन। क्या है? प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक किस रूप में कार्य करता है? तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक जो है वो किस रूप में कार्य करता है? तो शिक्षक जो है एक फैसिलिटेटर दैट इज
सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। किस रूप में? तो सुगमकर्ता के रूप में कार्य करता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा जैसे एनसीएफ 2005 द्वारा अनुशंसित है में शिक्षक जो है वो ज्ञान का दाता नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता यानी फैसिलिटेटर होता है। उसका काम बच्चों को सीखने के लिए माहौल और संसाधन उपलब्ध कराना है। क्या करना है? तो बच्चों को सीखने के लिए माहौल और संसाधन जो है वो उपलब्ध कराना है। किसका काम है? ये शिक्षक का काम है। याद रखना है कि जॉन डीबी जो हैं इन्होंने प्रगतिशील शिक्षा दैट मीन्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन का समर्थन किया जो करके सीखने दैट मीन्स लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। किस पर है? तो लर्निंग बाय डूइंग पर ये आधारित है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कवियों और लेखकों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो कवियों और लेखकों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो कवियों और लेखकों में आपका लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस दैट मीन्स भाषाई बुद्धि जो है वह पाई जाती है, वो बहुत ही अत्यधिक होती है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 अब वो 9 हो गए हैं प्रकार की बुद्धि बताई है जिसमें कवियों, लेखकों, वकीलों में शब्दों और भाषा का उपयोग करने की क्षमता जो होती है वह अधिक होती है, जिसे भाषाई बुद्धि दैट मीन्स लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। याद रखना है कि स्थानिक बुद्धि जो होता है वो आर्किटेक्ट और चित्रकारों में ये अत्यधिक पाई जाती है। वहीं शारीरिक गतिक जो होती है वो खिलाड़ी और डांसर में ये पाई जाती है। वहीं अंतरावैयक्तिक दैट मीन्स इंट्रापर्सनल जो होती है ये साधु और दार्शनिक दैट मीन्स स्वयं को जानना के पास जो होती है वो अत्यधिक पाई जाती है। कौन सा? तो अंतरावैयक्तिक। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं किसके कारण देखी जाती है? तो विकास में व्यक्तिक भिन्नताएं जो है वो किसके कारण देखी जाती है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आनुवंशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया दैट मीन्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। क्या हो जाएगा? इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कोई भी 2 बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई भी 2 बच्चे जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। यह अंतर प्रकृति और पोषण दैट मीन्स नेचर एंड नर्चर यानी आनुवंशिकता और वातावरण के बीच जटिल अंतरक्रिया का परिणाम है। इसलिए कहा गया है कि डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है? हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। और ये किसका कथन है? ये वुडवर्थ का कथन है। याद रखना है ये किसका कथन है? ये वुडवर्थ का कथन है। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट। इसमें याद रखना है आनुवंशिकता दैट मीन्स क्षमता निर्धारित करती है और वातावरण जो है उस क्षमता को विकसित करने का अवसर देता है। आनुवंशिकता जो होती है वो क्षमता निर्धारित करती है लेकिन वातावरण जो होती है उस क्षमता को विकसित करने का अवसर देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो व्यापक और सतत मूल्यांकन का प्रारंभिक उद्देश्य जो है वह क्या है? तो उसका प्राथमिक उद्देश्य जो है वह है अधिगम अंतराल का आकलन करना और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। क्या करना? तो अधिगम अंतराल का आकलन करना और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। CCE का उद्देश्य केवल अंक देना नहीं है। क्या है इसका उद्देश्य? जो है केवल अंक देना नहीं है बल्कि बच्चे के सीखने में आ रही कमियों किसको? कमियों दैट मीन्स गैप्स की पहचान या निदान करना है और उन्हें सुधारने के लिए मदद करना दैट मीन्स उपचारात्मक यानी उपचार करना है। इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों पक्ष शामिल होते हैं। क्या होते हैं? इसमें शैक्षिक भी और सहशैक्षिक भी शामिल होते हैं। याद रखना है कि रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है ये शिक्षा के दौरान फीडबैक लेने के लिए किया जाता है। रचनात्मक मूल्यांकन जो होता है वो शिक्षण के दौरान की टीचिंग के दौरान ही जो होता है वो फीडबैक लेने के लिए किया जाता है। वहीं योगात्मक मूल्यांकन दैट इज
समेटिव इवोल्यूशन जो होता है ये सत्र के अंत में ग्रेडिंग के लिए किया जाता है, यानी कि ये सत्र के अंत में आपको ग्रेडिंग देने के लिए योगात्मक मूल्यांकन दैट मीन्स समेटिव इवोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है डिसलेक्सिया का मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। डिसलेक्सिया जो है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो डिसलेक्सिया जो है एक रीडिंग डिसेबिलिटी है। क्या है, एक रीडिंग प्रॉब्लम है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। डिसलेक्सिया जो है एक अधिगम अक्षमता दैट मीन्स लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चे को अक्षरों को पहचानने में, किसमें, तो अक्षरों को पहचानने और पढ़ने में कठिनाई होती है। जैसे वो हर बार बी को डी पढ़ता है और 100 को वाज पढ़ता है। क्या पढ़ता है, तो डी को वो बी पढ़ देगा या फिर तो बी को डी पढ़ देगा, वहीं वाज को 100 पढ़ देगा या फिर 100 को वाज पढ़ देगा। वहीं डिसग्राफिया जो होता है वो लिखने में कठिनाई को कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसग्राफिया जो होती है वो लिखने में कठिनाई होती है। डिसकैलकुलाई जो होती है ये गणितीय गणना में कठिनाई को कहते हैं। वहीं ADHD ध्यान न लगा पाना और अति सक्रियता की स्थिति को क्या बोलते हैं, ADHD बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ADHD बोलते हैं। अगला प्रश्न है RPWD अधिनियम 2016 के तहत किस शब्द का उपयोग करना उपयुक्त है। अंडर द RPWD एक्ट 2016 विच टर्म इज अप्रोप्रिएट टू यूज, मतलब किस टर्म का यूज जो है वो अप्रोप्रिएट है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी दैट मीन्स शारीरिक दिव्यांगता वाला बच्चा। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। RPWD एक्ट 2016 राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज एक्ट के अनुसार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग वर्जित है। क्या है, तो अपमानजनक शब्दों का जो प्रयोग है वो वर्जित है। तो सही शब्दावली क्या है, तो सही शब्दावली है स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी दैट मीन्स शारीरिक दिव्यांगता वाला छात्र, या उसको हम लोग दिव्यांग भी बोल सकते हैं। यह अधिनियम 21 प्रकार की विकलांगताओं को कवर करता है। कितने, तो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है कि RPWD एक्ट में जो है वो कितने प्रकार की विकलांगताओं को कवर किया जाता है, तो उसमें 21 प्रकार के विकलांगताओं को कवर किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इसमें पूछा गया है नहीं है। तो पहला है कार्य को अपने आप में करने के लिए करना, ये इसका अभिप्रेरणा है दैट मीन्स ये सही है। दूसरा है रुचि के कारण किसी गतिविधि में संलग्न होना, तो ये भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। वहीं नगद पुरस्कार पाने के लिए कड़ी मेहनत करना ये गलत है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये बाह्य अभिप्रेरणा है, मतलब एक्सटर्नल है। वहीं गतिविधि से संतुष्टि की भावना ये भी आपका आंतरिक अभिप्रेरणा है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। वर्किंग हार्ड टू गेट अ कैश प्राइस, ये इसका विशेषता नहीं है, किसकी, तो आंतरिक अभिप्रेरणा की। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, प्रशंसा या नगद राशि पाने के लिए काम करना जो है ये बाह्य प्रेरणा दैट मीन्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब काम करने में ही आनंद है। क्या आ जाए, काम करने में ही जब आनंद आ जाता है तो उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इसमें याद रखना है कि अधिगम के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, यानी कि लर्निंग अधिगम के लिए जो होता है वो आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ना वो सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यह दीर्घकालिक होती है। क्या होती है, लंबे समय तक होती है। अगला प्रश्न है रचनावाद अधिगम को किस रूप में देखता है। तो रचनावाद जो है वो अधिगम को किस रूप में देखता है, तो किस रूप में देखता है, तो ये अर्थ निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखता है। किसमें, तो अर्थ निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया के रूप में देखता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं।
रचनावाद जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत मानता है कि बच्चे कोरी स्लेट नहीं होते। बच्चे जो हैं वो कोरी स्लेट नहीं होते हैं, वे अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? तो बच्चे जो होते हैं वो अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर सक्रिय, दैट मीन्स एक्टिव लर्निंग का निर्माण करते हैं। एनसीएफ 2005 ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना और रटन विद्या से मुक्ति है। क्या है? एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना और रटन विद्या से मुक्ति दिलाना भी इसका एक विशेषता थी। अगला प्रश्न है असर्शन और रीजनिंग का है। इसमें से पहला है असर्शन, दैट इज अभिकथन है कि शिक्षकों को छात्रों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये जो स्टेटमेंट है यानी अभिकथन जो है वो क्या है? ये सही है। क्या है? ये सही है। दूसरा इसमें कारण है कि प्रश्न पूछने से कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा होती है, तो अनुशासनहीनता ये पैदा नहीं होती, तो ये गलत है, यानी कि रीजन जो है इसका गलत है। यानी कि प्रश्न पूछने से वो लर्निंग और भी एक्टिव हो जाती है, यानी कि वो प्रोसेस में एक्टिव रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यानी कि असर्शन तो राइट है बट रीजनिंग जो है इसका वो गलत है, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्या हो जाएगा आंसर? 14 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, अभिकथन जो है पूछना सक्रिय अधिगम और जिज्ञासा का संकेत है। क्या है? प्रश्न पूछना जो है वो क्या है? तो सक्रिय अधिगम, एक्टिव लर्निंग और क्यूरियोसिटी का संकेत है। वहीं रीजन में जो है इसका पूछना अनुशासनहीनता नहीं बल्कि एक अच्छी कक्षा की पहचान होती है। क्या होती है? एक अच्छी कक्षा की पहचान होती है। प्रश्न पूछने से क्या होता है? बच्चों में चिंतन कौशल, दैट मीन्स थिंकिंग स्किल जो होती है और स्पष्टता, दैट इज क्लैरिटी जो होती है वो डेवलप होती है। इसलिए कक्षा में प्रश्न पूछना जो होता है ना वो अनुशासनहीनता नहीं है बल्कि एक अच्छी पहचान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण है? तो अधिगम के लिए आकलन का उदाहरण जो है वो क्या है? तो है ऑनगोइंग टीचर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग एक्टिविटी, दैट मीन्स गतिविधि के दौरान शिक्षकों के द्वारा सतत अवलोकन। क्या करना है? तो गतिविधि के दौरान, दैट मीन्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो है वो शिक्षकों द्वारा सतत अवलोकन करना ही क्या कहलाता है? तो अधिगम के लिए आकलन। क्या है? तो अधिगम के लिए आकलन। इसकी व्याख्या देखते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें क्या होता है कि यह प्रक्रिया के दौरान होता है, जैसे कक्षा में प्रश्न पूछना, अवलोकन। इसका उद्देश्य जो होता है वो सुधार करना होता है। क्या होता है? तो सुधार करना होता है। वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग, याद रखना, असेसमेंट फॉर लर्निंग ये कक्षा के दौरान होता है। वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है यह प्रक्रिया जो होती है वो अंत में होती है, जैसे वार्षिक परीक्षा के रूप में। इसका उद्देश्य जो होता है वो निर्णय देना होता है, यानी कि डिसीजन देना होता है कि आप पास हुए या फेल हुए। अगला प्रश्न है एक शिक्षक एक समस्या प्रस्तुत करता है और छात्रों को कई समाधानों का विचार मंथन यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यह है किसे बढ़ावा देता है? तो ये जो है वो किस चीज को बढ़ावा देता है? तो ये बढ़ावा किस चीज को देता है? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस को, दैट मीन्स सृजनात्मक बुद्धि को ये बढ़ावा देता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग दैट मीन्स विचार मंथन एक ऐसी तकनीक है जिसमें बिना किसी आलोचना के अधिक से अधिक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। यह सृजनात्मकता और लचीलेपन को बढ़ाता है। किसको? तो सृजनात्मकता दैट मीन्स क्रिएटिविटी और लचीलापन दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। फंक्शनल फिक्स्डनेस जिसमें विकल्प बीम दिया गया है एक नकारात्मक गुण है जहां व्यक्ति किसी वस्तु के पुराने उपयोग से चिपका रहता है। याद रखना है कि फंक्शनल फिक्स्डनेस जो होता है में व्यक्ति जो होती है किसी पुराने उपयोग से ही
चिपका रहता है। किससे? तो पुराने उपयोग से ही वो चिपका रहता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन किया जाना चाहिए? कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की किस अवस्था में व्यक्तियों को मानना है कि सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन किया जाना चाहिए? तो किस अवस्था में? तो कानून और व्यवस्था अभिन्यास में। किसमें? तो कानून और व्यवस्था अभिन्यास, दैट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में। इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। यह कोहलबर्ग के परंपरागत, दैट मीन्स कन्वेंशनल लेवल का चौथा चरण है। किसका? तो यह चौथा चरण है। यहाँ बच्चा नियमों को कठोर और अपरिवर्तनीय मानता है। क्या मानता है? तो नियमों को कठोर और अपरिवर्तनीय मानता है, क्योंकि उसे लगता है कि समाज चलाने के लिए नियम जरूरी है। क्या है? तो समाज चलाने के लिए नियम जो है वह जरूरी है। पहला स्तर में याद रखना ये पूर्व परंपरागत है, जिसमें से दंड से बचना है। और थर्ड जो है ये उत्तर परंपरागत है, जिसमें मानवाधिकार और खुद के नैतिक सिद्धांतों से ये जुड़ा हुआ है। किसके? तो कोहलबर्ग के परंपरागत सिद्धांत। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक, दैट मीन्स स्वयं से बात करना, टॉकिंग टू ऑन सेल्फ की अवधारणा बच्चों को किसमें मदद करती है? तो स्वयं से बात करना यानी अपने आप से बात करना, ये किस अवधारणा को बच्चों में मदद करती है? कौन सी अवधारणा को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दैट मीन्स रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि अपने स्वयं के चिंतन और व्यवहार को विनियमित करने में ये मदद करती है। किसको? तो बच्चे को। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्याजे ने इसे अहम केंद्रित वाक, दैट मीन्स ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा और इसे कम उपयोगी माना। प्याजे ने इसको क्या बोला कि अहम सेंट्रिक है, मतलब ईगोसेंट्रिक है, और इसे कम उपयोगी माना। लेकिन वाइगोत्स्की ने निजी वाक, दैट मीन्स सेल्फ टॉकिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना। बच्चे कठिन अर्थों, मतलब कठिन कार्यों को करते समय खुद को निर्देश देते हैं। जैसे कुछ कठिन वर्ड हो गए तो बच्चे उसको क्या करते हैं, वो बार बार उस कठिन वर्ड को रिपीट करते रहते हैं, ताकि उसको सही प्रोसेस में या सही प्रोनाउंसिएशन कर सकें और उसको समझ सकें। यानी कठिन कार्यों को करते समय खुद को निर्देश देने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कौन से? तो सेल्फ टॉकिंग को, यानी कि निजी वाक को। अगला प्रश्न है, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम बताता है कि आत्मसिद्धि, दैट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करने से पहले छात्र को किसे संतुष्ट करना चाहिए? मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स सजेशन है, उसमें आत्मसिद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से पहले बच्चों को किसे संतुष्ट करना चाहिए? तो किसे संतुष्ट करना चाहिए? तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दैट मीन्स सम्मान की आवश्यकताओं को, शारीरिक आवश्यकताओं को और सुरक्षा की आवश्यकताओं को, इन सभी को संतुष्ट करना चाहिए। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। अब्राहम मैस्लो के पिरामिड में नीचे से ऊपर की ओर आवश्यकताएं होती है। जो अब्राहम मैस्लो का जो पिरामिड है, वो आवश्यकताएं जो होती है वह नीचे से ऊपर की होती है। किधर? तो नीचे से बॉटम टू टॉप होती है, जिसमें से पहला है शारीरिक भूख प्यास, दूसरा है सुरक्षा, क्या है? सिक्योरिटी, तीसरा है प्रेम और अपनत्व, दैट मीन्स लव, चौथा है सम्मान, दैट मीन्स रिस्पेक्ट, और पांचवा है आत्मसिद्धि, दैट मीन्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये जो है ये सर्वोच्च है। क्या है? ये सर्वोच्च स्तर है। किसके? तो अब्राहम मैस्लो के पिरामिड में। यदि बच्चा भूखा है या सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो वह पढ़ाई, दैट मीन्स आत्म विकास
सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पाएगा। क्या करेगा? यदि बच्चा को भूखा है और वो असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने इन्वायरमेंट में, तो वो सही से पढ़ नहीं पाएगा, और सही से पढ़ नहीं पाएगा तो बच्चे का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा, यानी कि वो आत्म विकास नहीं कर पाएगा और आत्म विकास भी नहीं होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? तो शिक्षा में समावेशन दैट मीन्स इंक्लूजन का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो चारों सेंटेंस में कौन सा कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलना, चेंजिंग द सिस्टम टू फिट द चाइल्ड। किसके? तो बच्चे के अनुसार जो है यह अनुरूप व्यवस्था को बदलना। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। समावेशन का अर्थ है कि सिस्टम जिसमें स्कूल, पाठ्यक्रम, बैठने की व्यवस्था आता है को बदलना होगा, ताकि हर प्रकार का बच्चा जो है, जिसमें से सामान्य और दिव्यांग, एक साथ सीख सके। यह जो है एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन से आगे की सोच को दर्शाता है। किसको? तो ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन से आगे की सोच को ये दर्शाता है। कौन सा? तो बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलना। अगला प्रश्न है, समीपस्थ व्यवस्था का क्षेत्र यानी ZPD किसे संदर्भित करता है? तो ZPD जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किसको संदर्भित करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चा अकेले क्या कर सकता है और मदद के साथ क्या कर सकता है, इसके बीच का जो अंतर है उसी को हम लोग बोलते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। व्हाट इज? तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। यह वाइगोत्स्की का एक केंद्रीय संप्रत्यय है। क्या है? तो वाइगोत्स्की का एक केंद्रीय संप्रत्यय है। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है, वह पैडल मारता है लेकिन संतुलन नहीं बना पाता है। दैट मीन्स वो एक्चुअल लेवल पे है। वहीं जब उसके पिता पीछे से साइकिल पकड़ाते हैं या साइकिल पकड़ते हैं, दैट इज स्केट फोल्डिंग करते हैं, और तब बच्चा क्या होता है? चला लेता है, यानी साइकिलिंग जो होता है वो आज आराम से कर लेता है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल लेवल। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उन्हीं को बोलते हैं ZPD। क्या बोलते हैं? तो ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा शिक्षण विधि जो है वो करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन सा? यह हो जाएगा आपका परियोजना विधि, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड जो है ये लर्निंग बाय डूइंग है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। किलपैट्रिक द्वारा प्रतिपादित परियोजना विधि, ये परियोजना मेथड जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किलपैट्रिक के द्वारा। व्यवहारिक और सामाजिक वातावरण में कार्य करने पर जोर देता है। कौन? तो ये परियोजना विधि। यह छात्रों को सक्रिय रखती है। क्या करती है? परियोजना विधि जो है यह छात्रों को सक्रिय रखती है। वहीं जो व्याख्यान विधि जो होता है वह शिक्षक केंद्रित होता है। दैट मीन्स शिक्षक क्लास में सिर्फ पढ़ा रहे हैं और बच्चे सिर्फ उसको सुन रहे हैं, तो ये क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है। कौन सा? तो व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, संज्ञान और संवेग हैं, तो कॉग्निशन एंड इमोशंस जो हैं वो क्या हैं? ये हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी कि परस्पर अनन्य है। क्या है? तो परस्पर अनन्य है, ये जो है एक दूसरे के साथ सन्निहित है। क्या है? इंटरवोमेन विथ ईच अदर है। क्या बी नहीं होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी नहीं होगा, बी होगा, यानी एक दूसरे के साथ ये सन्निहित है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि संज्ञान दैट मीन्स सोचना और संवेग यानी महसूस करना अलग नहीं किए जा सकते। यदि बच्चा डरा हुआ है यानी संवेग, तो वह सीख यानी संज्ञान नहीं पाएगा। याद रखना है कि जजोंक को छोड़कर अधिकतर मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इनके जुड़ाव का समर्थन करते हैं। एक्सेप्शन है कौन?
तो जजोंग, याद रखना है, जजोंग जो है इसका समर्थन नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, जेंडर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जेंडर के संदर्भ में क्या सही है? तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना है। क्या है? तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? सोशल कंस्ट्रक्ट है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। लिंग यानी सेक्स, लिंग जो है ये एक बायोलॉजिकल होता है जिसमें से हम लोग नर और मादा की इसमें से पहचान होती है। किससे? तो लिंग से। वहीं जेंडर ये एक सामाजिक यानी कि सोशल होता है। यह समाज तय करता है कि लड़का को क्या काम करना चाहिए और लड़कियों को क्या काम करना चाहिए। और जो सोशल कंस्ट्रक्ट जो होता है इसे चेंज भी किया जा सकता है, यानी कि इसे बदला भी जा सकता है। जरूरी नहीं है, यह तो एक सामाजिक धारणा है कि लड़के ये काम करना है, लड़कियों को ये काम करना है। लेकिन आज के इस मॉडर्नाइजेशन में जो काम लड़के करते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। क्या है? तो जेंडर जो है ये सोशल कंस्ट्रक्ट मतलब समाज के द्वारा गढ़ा गया है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम यह बताता है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है? तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम बताता है कि अभ्यास जो है वो मनुष्य को पूर्ण बनाता है, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कौन सा नियम बताता है? कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि अभ्यास का नियम। कौन सा? तो अभ्यास का नियम जो कि थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, यह बताता है कि अभ्यास जो है वो मनुष्य को पूर्ण बनाता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम है। कितने? तो 3 मुख्य नियम है। पहला है तत्परता, दैट मीन्स सीखने के लिए तैयार रहना, मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए जिज्ञासु रहना, मतलब हमेशा रेडी रहना, उसको बोलते हैं तत्परता का नियम। फिर है अभ्यास, दैट मीन्स बार बार दोहराना, प्रयोग और अनुप्रयोग, दैट मीन्स जो भी कुछ नहीं आ रहा है उसको अगर आपको सीखना है तो उसको बार बार दोहराते रहिए, वो आपको आ जाएगा, उसी को बोलते हैं अभ्यास। और तीसरा है प्रवाह, यानी सीखने के बाद मिलने वाला संतोष या असंतोष, मतलब जैसे अगर क्लास में टीचर बता रहे हैं उसको अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्या मिलेगी? अंदर से संतुष्टि मिलेगी। क्या मिलेगी? सेटिस्फैक्शन होगी। और वो चीज नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होगा? अंदर से आपको निराशा फील होगी, यानी कि असंतोष फील होगी। और ये जो प्रवाह होता है इसमें पुरस्कार और दंड भी शामिल होता है। अगला प्रश्न है असर्शन और रीजनिंग का। इसमें से पहला असर्शन है यानी अभिकथन है, मूल्यांकन केवल कागज पेंसिल परीक्षणों तक सीमित होना चाहिए। तो जो असर्शन है यानी अभिकथन जो है ये गलत है। ये कागज पेंसिल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, इसका जो क्षेत्र है वो व्यापक है। रीजन है इसका, आकलन का अर्थ केवल संज्ञानात्मक क्षेत्रों का परीक्षण करना है, तो केवल संज्ञानात्मक नहीं, इसके साथ साथ भावनात्मक भी इसमें अटैच होता है, यानी कि रीजन भी गलत है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट आर क्या है? फॉल्स है, यानी कि ए और बी दोनों क्या है? वो फॉल्स, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग व्याख्या देखते हैं। इवैल्यूएशन व्यापक होना चाहिए, दैट मीन्स वो सीसीई पैटर्न पर होना चाहिए, जिसमें से खेल, व्यवहार, प्रोजेक्ट्स, व्हाट इज? तो खेल, व्यवहार और प्रोजेक्ट्स आदि शामिल हों। केवल कागज पेंसिल टेस्ट बच्चे की पूरी क्षमता नहीं माप सकते। वहीं आकलन में संज्ञानात्मक के साथ साथ भावात्मक, दैट मीन्स भावनात्मक और क्रियात्मक पक्ष भी शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, एक छात्र अपने व्यवहार में आक्रामकता, दैट मीन्स एग्रेसिव है और स्कूल के मानदंडों का पालन नहीं करता है, उसे किस क्षेत्र में मदद की आवश्यकता है? A student is aggressive in the behavior and does not follow the school norms. He needs help in. तो उसे किस क्षेत्र में मदद की आवश्यकता है? तो उसे अफेक्टिव डोमेन्स, यानी कि भावात्मक क्षेत्र में उसे मदद की आवश्यकता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्य और भावनाएं क्या है? ये भावात्मक क्षेत्र है के अंतर्गत आते हैं। व्यवहार, दृष्टिकोण, मूल्य और
भावनाएं। वहीं आक्रामकता जो होती है वो भावात्मक संतुलन की कमी को दर्शाती है। क्या? तो आक्रामकता यानी कि एग्रेसिव जो होती है वो भावात्मक संतुलन की कमी को दर्शाती है, यानी कि लैक ऑफ भावात्मक संतुलन। अगला प्रश्न है, विकास केंद्र से परिधि यानी बाहर की ओर बढ़ता है, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंटर टू द पेरिफेरी, दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड। तो इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? तो इस सिद्धांत को बोलते हैं अधोगामी, यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है उसको बोलते हैं विकास केंद्र से परिधि की ओर। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी दैट मीन्स केंद्र से हाथ और उंगलियों की ओर विकास होता है। पहले बच्चा पूरा हाथ हिलाता है। क्या हिलाता है? पूरा हाथ हिलाता है, फिर उंगलियों का इस्तेमाल सीखता है। वहीं सेफेलोकैडुअल शीर्षगामी में सिर से पैर की ओर विकास होता है। किधर? तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाला इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है यानी वातावरणीय कारक जो है वो कौन सा है? तो वह है विद्यालय का बुनियादी ढांचा। क्या है? तो विद्यालय का बुनियादी ढांचा है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। बुद्धि, अभिवृत्ति और प्रेरणा बच्चे के व्यक्तिगत कारक यानी कि पर्सनल फैक्टर हैं, जबकि स्कूल, परिवार, समाज और संसाधन वातावरणीय कारक यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। बुद्धि हो गया, अभिवृत्ति हो गया, अभिप्रेरणा, ये जो हैं वो व्यक्तिगत कारक हैं यानी कि पर्सनल फैक्टर्स हैं। वहीं स्कूल, परिवार, समाज और संसाधन जो हैं, जो कि वातावरण में अवेलेबल जो हैं, बाहरी जो घर से बाहरी हैं, वो क्या हैं? वो सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द ट्राइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? तो ट्राइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है वो किसके द्वारा दिया गया? कि दिया गया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कौन से? तो 3 प्रकार बताए। PCA, याद रखना है क्या? PCA यानी कि प्रैक्टिकल, क्रिएटिव और एनालिटिकल। क्या रखना है? प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल। दैट मीन्स व्यवहारिक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक। क्या? तो व्यवहारिक, सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक। व्यवहारिक में क्या होता है कि संदर्भगत होता है यानी कि स्ट्रिक्ट स्मार्टनेस होता है। वहीं क्रिएटिव में क्या होता है? अनुभवजन यानी कि न्यू आइडियाज होता है। और एनालिटिकल यानी विश्लेषणात्मक में क्या होता है? घटकीय होता है यानी कि एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। किसमें? तो एनालिटिकल में। दोस्तों, आप लोग के लिए झार शिक्षा के द्वारा CDP का बुकलेट तैयार किया गया है, जिसमें से 4500 प्लस क्वेश्चन आंसर जो हैं वो जैक के सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जो कि जेटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। यह भी ऑफर प्राइस पे आपको 99 का ही मिल रहा है। तो जिनको भी लेना हो हमारे नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 82 71 11 36 45। वहीं अगर जिनको मॉक टेस्ट लगाना हो कंप्लीट पेपर 2 का, तो आपको हमारे ऐप झार शिक्षा मोबाइल ऐप पर, जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड करके आप लोग इसको इनरोल कर सकते हैं। इसमें जो एक टेस्ट डाला हुआ है अभी, वो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप लोग टेस्ट को लगा के अपना लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं कि जो कंटेंट है वो किस लेवल का है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है। तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।